सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज पाकिस्तान की कोर्ट ने एक बहुत अहम फ़ैसला दिया, एक ऐसा फ़ैसला जिससे पाकिस्तान की सियासत के पॉलिटिकल डायनामिक्स शायद आने वाले वक्त में तब्दील हो जाएं। 12 जुलाई 2024 का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया और पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला बरकरार रखा, जिसके बाद जो रिज़र्व सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली थी या मिल सकती थी वो अब इत्तेहादी जमातों और गवर्नमेंट के पास चली जाएंगी। इस हवाले से मुफस्सल बात करेंगे। असद रहीम साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें, लीगल एक्स डॉन के लिए लिखते हैं। जी असद साहब, डू यू थिंक दिस शॉर्ट वर्डिक्ट इज जस्टिफाइड? जी बहुत शुक्रिया बतूल साहिबा। मुझे तफसीली फैसला पढ़ना होगा, लेकिन जो फिलहाल ऐसा लग रहा है गैर हतमी सतह पे, जो शॉर्ट ऑर्डर है वो ओरिजिनल वर्डिक्ट से तो हट के ही है, लेकिन आइन से भी हट के है, रिव्यू के प्रोसीजर से भी हट के है और पास्ट प्रेसिडेंट से हट के है। याद रहे कि अदालत उज़्मा ने ये वाज़ेह तौर पे फैसला कर दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो भी गैर कानूनी उसके इक़दाम थे उनकी वजह से अवाम को आप इस तरह नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और ये एक इत्तेहाद था जिसमें काजी फायज़ साहब और मंदोखेल साहब भी शामिल थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन को एक तरफ रखते हुए कुछ नशिस्तें तहरीक इंसाफ को फराहम कर दी जाएंगी। कुछ ने कहा 39, कुछ ने कहा 80। आज लेकिन हमें देखा कि जो अमीनुद्दीन साहब जो पिछले फैसले में भी शामिल थे, उनकी जो राय है वो अब जरा फ्रंट एंड सेंटर आई है कि तमाम नशिस्तें रिजर्व सीट थी जो 22 से 23 थी, उसके लगभग थी जो तहरीक इंसाफ गई थी, वो अब वापस 0 पे चली गई हैं। और जो अमीनुद्दीन साहब की जो ओपिनियन थी कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को डिस्टर्ब ना किया जाए, उस पर अमल दरामद किया गया है। तो ये कि जी आप अब इसका मतलब ये है कह रहे हैं कि एक सियासी जमात को एक तरह से डिसॉल्व कर दिया गया था। याद रहे कि पिछले फैसले में भी ये वाज़ेह कर दिया गया था कि बस क्योंकि आपने किसी का इंतखाबी निशान वापस ले लिया है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पे इंतखाबात को कंटेस्ट करें। और इस कोताही को, इस तलाक को पुर करते हुए उन्होंने कहा कि ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ को बराह रास्त जाएंगी, सुन्नी इत्तेहाद के जरिए उनको अब नहीं जाना। वो जो एक पूरी एक आईनी रीजनिंग थी वो उसको ओवरटर्न कर दिया गया। असद साहब, इसमें क्या रिव्यू की ऑप्शन मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या लीगल ऑप्शंस हैं? नहीं जी, ये रिव्यू तो यही था, तो इसको अब रिव्यू को तो वो अब रिव्यू नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसमें जो इस बात से जो सवाल जुड़ा हुआ है वो तो यही है कि रिव्यू फैसले में आप सिर्फ तब ओरिजिनल वर्डिक्ट को ओवरटर्न करते हैं जब आपको लग रहा हो कि उसमें एक ऐसी कानूनी कोताही है, एक ऐसी मिसरीडिंग है जो कि इतनी ज्यादा वाज़ेह है कि आपको हर हाल में फैसला ओवरटर्न करना है। इस बात को पिछले 50-60 साल से हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू आउट इस बात को डिस्करेज किया गया है, इसको मुस्बत तौर पे नहीं देखा गया, क्योंकि अदालत उज़्मा का जो फैसला है उसकी एक हतमी हैसियत होती है। इस हद तक कि ये भी बात हो चुकी है कि अगर आपको फैसला गलत भी लगे तो रिव्यू में उसको इस तरह डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बहरहाल उसको अब डिस्टर्ब कर दिया गया है, जो कि काफी एक अनमोल चीज होती है। आखिर में एक राइटर दे दिया गया है तहरीक इंसाफ को कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपने इंतखाबी वो फॉर्म जमा करा सकते हैं और ECP एक बार फिर फैसला कर सकता है कि वो किस जमात से जुड़े हुए हैं, लेकिन मखसूस नशिस्तों पर उसका कोई असर नहीं होगा। ठीक है असद साहब, खैबर पख्तूनख्वा से नून लीग के 3 MNA हैं। अदालती फैसले के बाद नून लीग को खवातीन की 5 कौमी असम्बली की नशिस्तें मिल जाएंगी। JUI के 2 MNAs हैं, उन्हें 3 नशिस्तें मिलेंगी। और दिलचस्प मामला ये है कि पीपल्स पार्टी का सिर्फ 1 MNA है और उन्हें भी 2 नशिस्तें मिलेंगी। तो हाउ वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दैट? जी ऐसे ही है, यानी अब यही देखने को मिल रहा है कि वो सियासी जमातें
बेशक वो रूलिंग पार्टी में हो, रूलिंग कोलिशन में हो, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हैं, बेशक वो हिज़्ब इख्तिलाफ से उनका ताल्लुक हो, जिस तरह JUI से, बात तो वही है। और इसलिए इन नशिस्तों को बार बार आपके रिपोर्टर्स भी कहते आ रहे हैं कि ये माले गनीमत के तौर पे नशिस्तें बांटी गई हैं। असूल तो वही है कि वही सियासी जमात जो कामयाब है उसके प्रोपोर्शन में उसको मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। तो जो अदालत उज़्मा का पिछले साल का फैसला था उसने एक बार फिर उस तलाक को पुर कर दिया। जो कामयाब जमात है उसको अपने अलॉटमेंट के मुताबिक वो नशिस्तें मिलें। तो अब ये पहली बार हमें अब नजर आ रहा है कि वो सियासी जमातें जो कि वाज़ेह तौर पे नाकाम हुई थी उनको अब कामयाब सियासी जमात जो मखसूस नशिस्तें हैं वो मुंतकिल की जाएं इस तकनीकी की बुनियाद पे कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत उज़्मा के सामने नहीं थी, या उनको मजबूरन सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत नहीं इख्तियार करनी चाहिए थी, या जो नशिस्तें हैं बेशक किसी और जमात को जारी हों उनको इस तरह मुस्तकिल तौर पे वेकेटेड नहीं रहना चाहिए। तो अब ये सूरत हाल देखने को मिलेगा। लेकिन असद साहब, हाउ वुड यू सिंप्लीफाई द फैक्ट कि अब PTI करेगी क्या? हम जी वो आई थिंक वो PTI की जवाबदीद है। मैं तो बस आपको कानूनी तौर पे बता सकता हूँ कि जो पिछले साल के गेंद थे वो रिवर्स हो गए हैं। अब जो तहरीक इंसाफ कर सकती है, जो कि उन्होंने काफी देर से नहीं किया, वो ये है कि पार्लियामान में और बतौर एक पार्लियामानी जमात अब कदम दर कदम इन चीजों को कंटेस्ट करें। जो अदारा है वो पार्लियामान ही है और ये तहरीक इंसाफ के काफी खिलाफ गया था 2023 में और उससे पहले भी 2022 में। ये तस्वर करना कि शायद पार्लियामान नहीं किसी और फोरम के जरिए अपनी सियासत करनी चाहिए, अब क्योंकि उनके लिए भी प्लेइंग फील्ड बेतहाशा महदूद हो गया है इस ऑन द फेस ऑफ इट। असद साहब, आखिरी सवाल आपसे कि आपको लगता है कि ये बड़ी कोई कानूनी जंग है जो छिड़ गई है या कंक्लूड हो गया है ये सब सियासी तौर पे भी और कानूनी मखसूस नशिस्तों की हद तक तो ये जंग अब कंक्लूड हो गई है। अब ये देखना होगा कि अगर किसी कोई ऐसे इवेंट कोई मुस्तकबिल में कि आप 26वीं तरमीम को सेट असाइड करें, क्योंकि उसके गिर्द जो हालात वाक़यात हैं वो सबके सामने हैं, तो फिर शायद इस फैसले पे भी और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के फैसले हैं उन पर फिर सवाल किया जा सकता है, एक और आईनी तरमीम की बात की जा सकती है। लेकिन आज के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर के हवाले से बात की जाती है वो जंग मुकम्मल हो गई। बहुत शुक्रिया असद रहीम साहब। डॉन के लिए लिखते हैं, आप प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो नदीम अफजल चंद साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमें ज्वाइन करेंगे। इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं नदीम अफजल चंद साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। चंद साहब, बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में ज्वाइन करें। सर, अब से कुछ देर पहले हमने पंजाब असम्बली में बड़े अफसोसनाक मनाजिर देखे। पंजाब के सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने बज़ाहिर ये लग रहा है कि एक दूसरे के ऊपर थप्पड़ों की बारिश की है, मारा है। PTI के वज़ीर भी उसमें शामिल हैं। लड़ाई, सर, ये डू यू डिस्करेज दैट? ये क्यों हमें ये सब विटनेस करने को मिलता है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि मैंने देखा तो नहीं है क्योंकि मैं इधर प्रेस क्लब के फंक्शन में मसरूफ था बिलावल साहब के साथ, तो नहीं देख सका। लेकिन अभी मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा सा ही देखा है। मैं समझता हूँ कि जो इक़्तिदार में कोई जमात होती है उसको ज़रा सब्र से काम लेना चाहिए और चीज़ों को अपोजिशन को सुनना चाहिए और माहौल बेहतर रखना चाहिए। और पंजाब असम्बली तो सच्ची बात है, हालांकि स्पीकर बहुत मंजा हुआ आदमी है और बड़े अच्छे तरीके से दोनों को चला रहा है, ट्रेजरी को और अपोजिशन को। लेकिन वहाँ अगर ये वाक़या हुआ है तो इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। और अभी इस पर डिटेल इंक्वायरी आने दें, फिर ही इसके ऊपर पता चलेगा कि किसका कसूर है और क्यों हुआ है वाक़या। ठीक, चंद साहब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि कौमी असम्बली से बजट मंजूर हो गया है। आपने पहले बजट की मुखालिफत की, फिर हुकूमत के साथ बजट में को मंजूर भी कर लिया। आप मुतमईन हैं इस बजट से? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इस मुश्किल दौर में इत्तेहादी जमात, क्योंकि हम कोई ब्लैक मेलर तो हैं नहीं, हम तो एक इत्तेहादी हैं और इस सिस्टम को चलाने वाले इत्तेहादी हैं। तो बजट यकीनन एक उन्होंने जैसे अवाम की, मैं समझता हूँ कि बड़ा एहतजाज था अवाम का, और
2-3 सेक्टर जो थे, मुलाजम पेशा लोग, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और काश्तकार तबका, और फिर ये सोलर के ऊपर जो आया टैक्सेस, इस तरह जो FBR की थी। तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फाइनेंस कमेटी के ज़रिए शिकवार इसके ऊपर सारी चीज़ों का जायज़ा लिया। जो पार्लिमानी सिस्टम में सबसे बड़ी जो इफेक्टिव चीज़ होती है वो उसकी हाउस की कमेटी होती है। तो हाउस की फाइनेंस कमेटी जिसको पीपल्स पार्टी चेयर करती है, चेयरपर्सन नवीद कमर साहब हैं। तो मैं समझता हूँ उसके बाद फिर एक एक शेख का जायज़ा लिया गया और जो 4-5 मुतालबात थे वो पीपल्स पार्टी के माने गए, और उन 4-5 मुतालबात के मानने के बाद फिर हमने बिल्कुल वोट दिया और खुले दिल के साथ किया। और लेकिन जो मेन अभी 2-3 मुतालबात हमें रहते हैं, जो सक्खर कराची वाला मोटरवे है और जो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट का कोई ऐसा इमरजेंसी प्लान आए जिससे इस मुल्क में बजाय चीज़ें इंपोर्ट करने के हमारी चीज़ें एक्सपोर्ट हों और आम किसान को कोई रिलीफ मिले। ये चीज़ें रहती हैं हमारी, लेकिन हमने बजट को वोट किया और बहुत सारी चीज़ें हमारी मानी गई हैं। सोलर के ऊपर FBR का आपको बताया, ये चीज़ें मानी भी काफ़ी गई हैं पीपल्स पार्टी। अच्छा चंद साहब, एक तनकीद ये भी हो रही है क्योंकि आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं कि इस बजट में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो करने के लिए, एतमाद में रखने के लिए, इत्तेहादियों को कॉन्फिडेंस में रखने के लिए भी किए हैं। क्या आप इस इंप्रेशन को ज़ायल करेंगे या वाकई जो PSDP की मद में सिंध को एक बहुत बड़ा हिस्सा मिला है, आप उसको जेन्युइन टर्म्स पे समझते हैं कि हाँ वो प्रोजेक्ट्स थे, मिलने चाहिए थे, फंड्स ठीक रिलीज़ हुए, या सिर्फ इत्तेहादियों का गठजोड़ भी अच्छा रहे, उसके लिए दो पैराएँ हैं जो मैं सवाल करूँ? लेकिन जी वहाँ तो MKM भी इत्तेहादी है और पीपल्स पार्टी भी है, और फ्लड रिलेटेड पुराने मनसूबे भी हैं। जो फ्लड के इफेक्टी इलाके हैं उसमें फेडरल का एक अच्छा खासा शेयर जाना था पहले भी, और क्लाइमेट चेंज के सूरत में भी काफ़ी शेयर जाना था। और ये NHA की सूरत में ये मोटरवे देखें ना, कराची पोर्ट के साथ कोई मोटरवे मिलती नहीं है, और वो मोटरवे में अभी भी बहुत थोड़े फंड रखे गए हैं। आप तो कहते हैं बहुत ज़्यादा फंड है, लेकिन सिंध वाले तो अभी भी कह रहे हैं कि हमारे फंड्स बहुत थोड़े हैं। वो तो मुतमईन नहीं है इतने फंड्स के ऊपर। उनका तो मेन मुतालबा है ये एग्रीकल्चर सेक्टर और अपना इसका मोटरवे का जो मेन है कि मोटरवे को ज़्यादा। तो आप ये कह रहे हैं कि जो 28% ओवरऑल सूबों का बजट बढ़ाया गया है, साथ एक देखें बजट तो फिर टैक्सेशन के हिसाब से, आमदन और खर्चों के हिसाब से बढ़ना होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें अब जो साउथ पंजाब के हवाले से हमारी इश्यूज़ है कि साउथ पंजाब में का शेयर बहुत कम है, वो पंजाब हुकूमत ने भी और फेडरल गवर्नमेंट ने भी कम रखा है। तो मैं समझता हूँ इस तरह KPK के हवाले से भी पीपल्स पार्टी को कौमी जमात है, सिर्फ सिंध की जमात नहीं है। पंजाब सेंट्रल पंजाब में भी हमारे जो हम मंसूबे जो दिए थे हमने वो नहीं रखे गए। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मंसूबों पे या ऐसी चीज़ों पे अभी आप आगे जाके देखेंगे इंशाल्लाह बेहतर होगा। और हमारी कोशिश है कि जो सेक्टर रह गए हैं फेडरल गवर्नमेंट उसके ऊपर भी गौर करे, और बजट तो जितना सूबों का आप बढ़ा सके फेडरल गवर्नमेंट बढ़ाना उन्होंने अपनी कुशन के मुताबिक ही होता है। आप जितने आमदन होगी, जितने खर्चे हों, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के ऊपर भी इस वक्त जंग में हालात में हैं हम, और डेट के ऊपर भी हमने कर्जे भी वापस करने हैं, सर्कुलर डेट भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बावजूद फेडरल गवर्नमेंट के हाथ तो बंधे होते हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट अगर सूबों को रिलीफ देती है तो ये उसका सूबों का राइट है। मर्चेंट साहब, पंजाब हुकूमत ने गवर्नर हाउस को गेस्ट रूम्स की सिर्फ रेनोवेशंस के लिए 8 करोड़ का बजट दिया है। गवर्नर हाउस के फंड्स में 800% तक का इजाफा हुआ है। ये इजाफा ज़रूरी था कि जी जहाँ तक गवर्नर हाउस की रेनोवेशन का तल्लक है, यकीन जानिए गवर्नर हाउस बड़ी एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है और बड़ा एक एंटीक है, और पाकिस्तान की हिस्ट्री है उस गवर्नर हाउस में, और स्पेशली पंजाब की। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी बिल्डिंग तो हमें संभाल के रखनी चाहिए, और ये एहसासे होते हैं अपनी पुरानी बिल्डिंगें जो हैं, और सेंट्रल लाहौर के दिल के दान है वो। तो मैं समझता हूँ अगर उसकी रेनोवेशन, क्योंकि उसके बहुत बुरे हालात है, मैं तो अभी 1-2-4-5 दफ़ा गया हूँ, तो वहाँ अच्छी खासी रेनोवेशन की ज़रूरत है और उसको है भी। तो मैं समझता हूँ उसकी रेनोवेशन पे तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहाँ तक फजूल खर्चियों का ओवरऑल तल्लक है, तो सरकारी पैसों से जो भी साहिब इख्तियार हैं उनको ज़रा कफ़ायतशारी से काम लेना चाहिए, कफ़ायतशारी नहीं छोड़नी चाहिए। चंद साहब ये बताइएगा कि आपको समझते हैं कि गवर्नमेंट, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट फजूल खर्ची कर रही है कुछ मामलात में वफाकी सतह पे?
देखिए जी, इश्तिहारात की मद में बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। ये जो मीडिया पंजाब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसे लगा रही है, मैं समझता हूँ इतनी तशहीरी मुहिम की ज़रूरत नहीं है। अगर ये तशहीर के पैसे जेन्युइन कामों पे लग जाएं, और दूसरा लोकल गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं वो भी मैं समझता हूँ उसमें भी बंदर बांट गलत हो रही है। लोकल गवर्नमेंट के फंड, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के इदारे तो है नहीं, तो वो फंड्स DCO के मरूने मिन्नत हैं, और उस पर फिर ये सफाई वाला जो काम है, बजाय सफाई की आप टैक्सेशन करें, जब ऐसा प्लान बनाएं कि सारे इलाकों में सफाई हो और मकामी लोग इसको ओनरशिप दें। मेरे ख्याल में सिर्फ आप लोकल गवर्नमेंट के फंड के ज़रिए या 1 खरबों रुपया लगा के, तो ये मुनासिब नहीं। हालांकि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, सफाई वाला होनी चाहिए, सफाई की ज़रूरत है देहातों में भी, छोटे शहरों में भी। आप ये पहली दफ़ा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पर हाउस को टैक्स लगा के या इसकी को ओनरशिप दे के लोकल इदारों को, यूनियन काउंसिल या तहसील लेवल पे, तो वो ज़्यादा बेहतर होता, बजाय इसके कि लोकल गवर्नमेंट के बल्क में। चंद साहब, गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम ये तशहीर नहीं कर रहे, सिर्फ इश्तिहारात नहीं दे रहे, बल्कि ये सैकड़ों प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमने शुरू किए हैं, तो ये तशहीर नहीं है। नहीं, तशहीर तो है। आप रेडियो पे जाएं, सरकारी पैसों से बैनर लगे हुए हैं, आप अड्डों पे जाएं, आप मार्केट कमेटियों में जाएं, आप बाज़ारों में जाएं, आप हर जगह पे जाएं, देखें। और आप अगर फंड्स हैं तो वो पिछले साल के सोशल मीडिया पे या मीडिया को जितने इश्तिहारात दिए हैं उसके फंड्स के बता देते हैं, हमने इतने फंड लगाए हैं, आवाम को पता चल जाए कि कितने पैसे लगे हैं। तो अगर उन्होंने ज़्यादा नहीं लगाए तो हम अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे लाखों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, स्कूल आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, हॉस्पिटल BHU बेसिक हेल्थ यूनिट जो है वो पहले हमने रेनोवेशन पे पैसे लगाए, अब हम उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और जो ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आई है कि करप्शन हुई है, तो ये मिसमैनेजमेंट है, बेसिकली ये बैड गवर्नेंस है। तो मेरे ख्याल में इसको ठीक होना चाहिए। तो ओवरऑल आप गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है चंद साहब, आपकी पार्टी भी मुतमईन नहीं है? देखिए जी, मुतमईन जहाँ तक सिक्योरिटी के हवाले से है, आप फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? दोनों की बात करें। देखें, मुतमईन होना या ना होना, हम हुकूमत के इतादी हैं, हमने हुकूमत हमारे वोटों से बनी हुई है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि अच्छी गवर्नेंस हो उनकी, और हमारे मैनिफेस्टो पे भी कुछ अमल हो जाए। यकीनन वो अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक कर रहे होंगे, लेकिन हमारा मैनिफेस्टो जब हम देखते हैं तो हम उससे और इनके गवर्नेंस मॉडल से बहुत दूर है। मैं समझता हूँ जो बुनियादी चीज़ें हैं कि नौकरियाँ लोगों को मिले और रोटी, कपड़ा और मकान आज भी ना रहा है। तो रोटी तो हमने काश्तकार की कमर तोड़ के रोटी का मसला तबाह कर दिया। कपड़ा इतना महंगा हो गया है, काटन हम बेल जो 1.5 लाख बेल होती थी वो 50 लाख पे आ गई हैं, 50,000 पे आ गई, 1.5 लाख बेल होती थी। और चंद साहब आप लोग तो किसानों के लिए एग्रीकल्चर इमरजेंसी की बात करते रहे हैं, लेकिन कभी गंदम का बहरान आ जाता है, हमें कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं नज़र आती एग्रीकल्चर को लेके, चीनी का बहरान बार बार जन्म लेता है, इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल है? देखें जी, आप चीनी पहले चीनी एक्सपोर्ट नहीं होने देते थे, फिर आप चीनी उल्टा इंपोर्ट कर रहे हैं। जब चीनी इंपोर्ट करेंगे तो यकीनन मिल ओनर जो हैं वो तो पैसे कुछ कमाएंगे ही, वो तो चीनी इंपोर्ट भी वो नहीं करनी है, इंपोर्टर नहीं करनी है। लेकिन काश्तकार को क्या मिला, आम कंज्यूमर को क्या मिला? कंज्यूमर को भी महंगी चीनी लेनी पड़ेगी, काश्तकार का गन्ना फिर कोई नहीं लेगा क्योंकि मार्केट में वाफर चीनी पड़ी होगी, और जब क्रशिंग सीजन आएगा उस पर काश्तकार फिर पिट जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसी पॉलिसी है, जिस तरह पहले बम्पर क्रॉप्स आ रही थी गंदम की, तो आपने गंदम इंपोर्ट कर, अभी मिलें 2-4 महीनों बाद चलनी है तो आप चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये पॉलिसीज गलत हैं। हमें बजाय दुनिया के किसान को हम पैसे दें, अपने किसानों में पैसे जाने दें और छोटे किसान को बचाएं। मैं नहीं कहता लेकिन चंद साहब, आपके बारे में ये भी एक तनकीद होती है कि आप हुकूमत का साथ भी देते हैं ले जाते हैं आम किसान और हुकूमत की मुखालफत भी करते हैं, तो इस तासुर को आप कैसे लेते हैं, या क्या आपको सियासी तौर पर ये हेल्प आउट कर रहा है? देखिए जी, तनकीद बिल्कुल, तनकीद करने वालों का राइट है कि वो तनकीद करें, हमें किसी की तनकीद से कोई नहीं, हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम तनकीद को खंदा पेशानी से सुनेंगे, लेकिन हम
आवाज उठाते हैं, पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान से बाहर हम आम आदमी के लिए आवाज जरूर उठाएंगे। हम हुकूमत के ऊपर तनकीद करेंगे उनकी पॉलिसीज ठीक करने के लिए। हम कोई गाली गलोच नहीं करते, हम मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करते। हम जो हुकूमत के अच्छे काम होंगे उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे। जहाँ पर हम समझते हैं कि हुकूमत अवाम को रिलीफ नहीं दे पा रही, वहाँ ज़रूर हमसे बातचीत भी हुकूमत से करेंगे और हम तनकीद भी करेंगे। नदीम अफजल चंद साहब, यहाँ पे हम एक ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई का फैसला उसको कलअदम करार दे दिया है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है, जिसकी वजह से नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों को नशिस्तें मिलेंगी और 12 जुलाई 2014 के फैसले को कलअदम करार दिया। चंद साहब, सो दिस इज अ बिग विन फॉर यू गाइस, दिस डिसीजन। देखें जी, अभी मैंने फैसला नहीं पढ़ा, फैसला पढ़ूंगा फिर इसके ऊपर तबसरा करूंगा। अभी मैं नहीं चाह सकता, मैं जब फैसला पढ़ूंगा इसके ऊपर तबसरा जरूर करूंगा। जी 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 चंद साहब, ये शॉर्ट ऑर्डर है और ये आज सुबह से समाअत चल रही थी और ये समाअत कंक्लूड होने के बाद कहा गया था कि शॉर्ट ऑर्डर आएगा और वो अब आए, उसके कुछ नुकात मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मैं देख रहा था, सारा देख रहा था, मैंने अभी थोड़ा डिटेल जजमेंट आने दे फिर इसके ऊपर। लेकिन आप समझते क्या ये सही फैसला है आपके मुताबिक? चूंकि शॉर्ट ऑर्डर में तो कमेंट कर सकते हैं ना चंद साहब, सही फैसला है? नहीं, मैं इस वक्त इसके ऊपर कमेंट्स नहीं कर सकता कि जब तक हमारी पार्टी डिस्कशन नहीं होगी, हमारी पार्टी क्या लाइन लेती है। हम पार्टी की जब लाइन क्लियर हमारे पास आएगी, डिस्कशन फैसला आएगा, हम पार्टी में बैठ कर डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हूँ, तो मैं ऐसे कैसे स्टेटमेंट दे सकता हूँ? जब पार्टी के पास चीजें आएंगी, डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं जरूर आपको पॉलिसी स्टेटमेंट दूंगा इसके। बट एज अ पॉलिटिशियन, अगर ये गवर्नमेंट को मिल जाती है नशिस्तें, तो आप समझते क्या है ये ठीक है? कि आप एक सीनियर सियासतदान हैं चंद साहब, और आपने तो पीटीआई को भी एक्सप्लोर किया हुआ है, अब आप पीपल्स पार्टी में हैं, तो हाउ डू यू रीड बिटवीन द लाइंस? मैं कहता हूँ कि हमें आइन और कानून के अमलदारी पे रहना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के हम कायल हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करना चाहिए और जो आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक जिसका राइट बनता है उसको मिलना चाहिए। हम तो आइन से हटके नहीं, अगर आइन को सामने रखें और हमारा हक नहीं है तो बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। ये अदालत ने भी फैसला किया, हम देखेंगे, अदालती फैसला पढ़ेंगे, फिर जब इसके ऊपर डिबेट होगी तो फिर यकीनन उन्होंने भी आइन और कानून को देख के फैसला किया होगा, चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो उस पर जब चीज़ें सामने आएंगी फिर हम इसके ऊपर खुल के बयान दे सकते हैं। इस वक्त तो मैं नहीं, अभी के ऊपर मैं क्या कमेंट करूं। ठीक है, ये भी इत्तलात आ रही है कि जहांगीर तरीन पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्या आपके साथ या आपके कॉलीग्स के साथ उनका रब्ता हुआ है? हमारी तो ख्वाहिश है, जहांगीर तरीन बड़े अच्छे आदमी हैं, अगर उन जैसे लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आएंगे तो हम वेलकम करेंगे और हमारी ख्वाहिश है कि वो और उनके साथी जो हैं, जो अच्छे बड़े साथी हैं जहांगीर तरीन साहब के साथियों के जात भी आप इस्तेमाल करें, उनकी ऐसे भी इस्तेमाल करें, जब इख्तियार में आए तो आप उनसे जमा कर दें, उनके सियासी से जमा कर दें और फिर उनका। ठीक है चंद साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब जो चेयरमैन सेनेट हैं, उन्होंने भी कहा है कि जहांगीर तरीन अगर पीपल्स पार्टी में आते हैं तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट होगी, पार्टी के लिए एक बड़ी तब्दीली। हमारी ख्वाहिश है कि वो आए की पार्टी। मैं आपको इसके लिए एक कदम आगे कर रहा हूँ, हमारी ये पार्टी के जिस बंदे से ही मेरी दिक्कत रही है थोड़े बहुत हमारी पार्टी के अंदर, वो उनकी आर्मी रैंक से जो मखलूम अहमद महमूद साहब और जो रिश्तेदार हैं यहाँ पर पार्टी के सदर है साउथ पंजाब, तो जहांगीर तरीन साहब अगर पार्टी में आते हैं तो हम पूरी पार्टी उनको वेलकम। तो आपको लगता है कि आप पूरा होल्ड करने जा रहे हैं इन इलेक्टेबल्स की शमूलियत के बाद साउथ पंजाब में? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बनी पंजाब से थी और पंजाब की वारिस है ये जमात, तो आम आदमी की, किसान की, तो इस वक्त मॉडरेट और प्रोग्रेसिव जमात है। जो एक और क्राइसिस में जो इंडिया के जंग के साथ जो बिलावल भुट्टो का इंटरनेशनल इवेंट जो आपने देखा है, ये मुकदमा लड़ा है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का नौजवान तो पूरी दुनिया में सर फखर से उठा रहा है, उसकी या अफवाज की वजह से उठा रहा है, या पॉलिटिकल बयानियां जो बिलावल साहब ने अफवाज की वजह से उठा रहा है, या पॉलिटिकल बयानियां जो बिलावल साहब ने पेश किया है, जो दुनिया को समझाया है, जो सफारती मिशन पे निकले थे,
तो इस वक्त एक नौजवान लीडर है जिस मैं समझता हूँ नौजवान। ठीक है चंद साहब, क्विकली मुझे वाइंड अप करना है सर। मैं थोड़ा रीएम्फसाइज करके आपसे पूछूं चंद साहब, क्योंकि एक बड़ी खबर है, मुझे बताएं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच अक्सरियत से जो नशिस्तों पे नज़रसानी की दरख्वास्तें मंजूर की गई हैं, इसके बाद आपको लगता है कि एक बड़ी लीगल बैटल शुरू हो जाएगी गवर्नमेंट के दरमियान और पीटीआई के दरमियान, या ये वाइप आउट कर दिया पीटीआई को? बट हाउ डू यू रीड दैट एज अ पॉलिटिशियन? ये नई लीगल बैटल है या खत्म हो गई है पीटीआई लीगली? और जी अदालतें हैं, अदालती जो भी मैं समझता हूँ सियासतदानों को जो अपनी लड़ाई है वो पार्लियामान के अंदर लड़नी चाहिए, ज्यादा लड़ाइयाँ अदालतों के ऊपर नहीं छोड़नी चाहिए। और ये सियासी लड़ाइयाँ हैं और ये मैं समझता हूँ सियासतदानों को आपस में लड़नी चाहिए। अगर हम दूसरे इदारों के कंधों पे लड़ाइयाँ लड़ेंगे तो दूसरे इदारों को हम पॉलिटिक्स की डोमेन में वो ज्यादा मदाखलत करने का मौका मिलेगा। तो सियासी लड़ाइयाँ सियासतदान लड़ते अच्छे लगते हैं, पार्लियामान के अंदर लड़ें या मुज़ाकरात की टेबल पे लड़ें या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की सूरत में लड़ाई आपस में। बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब, इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद। इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर हुमायूं अहमद और सीनियर जर्नलिस्ट आमिर इलियास राना साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सेनेटर हुमायूं, खैबर पख्तूनख्वा में पूरे सूबे में बारिशों की वजह से हादसात हुए, सवात में 18 से ज़ायद अफराद डूब गए, घंटों तक मदद के लिए पुकारते रहे लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन वक्त पर शुरू नहीं हो सका। हमारे यहाँ हुक्मरानों के लिए तो हेलीकॉप्टर्स फौरी पहुँच जाता है, लेकिन इस तरह का वाक़या हो तो मदद नहीं पहुँचती। इस वाक़े का ज़िम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप पूछें कि जिम्मेदार कौन होता है तो जिम्मेदारी इस किस्म की हर चीज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पे आती है, चाहे वो फेडरल हो चाहे वो प्रोविंशियल हो। वो कहते हैं ना, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रैयतिही, और तुम में से हर एक निगहबान है और उसे उसके रैयत के बारे में सवाल होगा। तो अगर आप उस लिहाज से देखें, केपी की जो कहते हैं द बक स्टॉप्स विद द चीफ मिनिस्टर, और जो कि अली अमीन गंडापुर है, ये एक चीज़ है। नंबर 2, हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है, और ख़ासतौर पे इस किस्म की जो नागहानी आफात होती हैं, जो कि लेट्स से जैसे आग लग गई या जैसे इस किस्म का एकदम तुग़यानी वाला पानी एकदम आ जाता है, जो बहुत जल्दी आ जाता है, हमारा वो पूरा सिस्टम पिछले 40-50 सालों में हम लोगों ने डेवलप ही नहीं किया कि जो इन लोगों को एड्रेस करे। फॉर एग्जांपल, पूरे पाकिस्तान में मेरे अभी कहीं जाके हमारे दौर में एक स्टार्ट हुआ था कि एक एयर एम्बुलेंस होगी, अदरवाइज तो पूरे पाकिस्तान में इस साल तक पता नहीं वो एम्बुलेंस आ गई है या नहीं आई है, लेकिन कोई थी नहीं, एयर एम्बुलेंस ही नहीं है। हालांकि हम लोग कितने फार फ्लंग एरियाज में हमारे लोग हैं। आपने देखा होगा वो जो एक वो ट्रॉली सी जो फंस गई थी दरमियान में, कितने घंटे उसके लिए लोगों ने इंतजार किया, और फिर एंड में उधर की एक लोकल बंदा जाके उसने सारी चीजें की थी। तो हमारे यहाँ पे अपनी मदद आपके तहत होता है, हमारे यहाँ पे। जी सेनेटर साहब, प्लीज आई होल्ड यू हियर, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी भी ले रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है वहाँ पे। पिछले साल केपी बलूचिस्तान में जब सिंध में तबाही हुई तो 500-300% ज़्यादा बारिशें हुई। इस दफ़ा भी एनडीएमए ने पीडीएमए जो प्रोविंशियली ऑपरेट करती है, आपका इदारा इन्फॉर्म किया हुआ था कि सब हो सकता है। अचानक से पानी नहीं आता सर, इन्फॉर्मेशन दी होती है कैसे वाक़यात हो सकते हैं। सूबाई गवर्नमेंट चाहे तो सयाहों को रोक सकती है, सूबाई गवर्नमेंट चाहे तो रास्ते बंद कर सकती है, उन्होंने क्यों नहीं किया? देखिए, हम एक बात याद रखें, आप प्रिकॉशंस ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोगों को इंटीमेट करते हैं कि जी ये चीज़ होने वाली है, आप इधर मत जाएं या ये ना करें। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं। अगर मैं गलत डिफेंड करूंगा तो फिर मैं उतना ही झूठा हो जाऊंगा जैसे बाकी लोग हो जाते हैं। मैं उनमें खड़ा नहीं होना चाहता। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, एक बारिशों का होता है कि ये हो रही है, आप लोगों को बताते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि इसमें कितनी इंफॉर्मेशन गई हुई थी ऑलरेडी, कितने लोगों को बताया गया था। आप रास्ते कभी बंद नहीं करते हो, आप लोगों को इन्फॉर्म करते हो। अब उसके बाद कितने लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है, कौन वहां जाएगा कि नहीं जाएगा, उसकी हद तक ये भी हमारे अंदर प्रॉब्लम है। सेनेटर साहब बड़े मौजूद शख्स हैं, बड़ी नफी तुली गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आज मुझे सच्ची बात है कि उनको ना डिफेंड करना आ रहा है ना वो खुल के बात कर रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको, ये 12 साल से केपी में पीटीआई बैठी हुई है,
40-50 साल के बाद 12 साल बहुत होते हैं कि अगर वो 30 साल ना आयल थे तो उस 40 साल में 12 साल आपके भी हैं। मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन ये मैनेजमेंट की मिस मैनेजमेंट है। आई थिंक सेनेटर साहब के साहबजादे भी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हैं, उस अगर मैं गलत नहीं हूं तो, मतलब वो सिविल सर्विस को ये खुद समझते हैं। यहाँ डीसी, डीपीओ, डीआईजी, कमिश्नर, इन सबको तो टांग देना चाहिए। आप गलत सेनेटर की बात कर रहे हैं, मैं उनमें नहीं हूँ। अच्छा, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरी जान, मतलब आप गलत, लेकिन आप गलत हो, मैं वो करेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपकी बात को नहीं झुठला रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ गलत कर रहा हूँ। मैंने कहा कि सिविल सर्विस को इस सेंस में ठीक जानते होंगे। चले नहीं, मुझे ये बताएं, मैं लास्ट फ्राइडे को, इस संडे को मैं आया हूँ वापस मालम जब्बा से, और इसी फिजागढ़ पे मैं मौजूद था, हम दरिया में नहीं उतरे। सबसे पहली बात यह है कि एनडीएम मैंने दिया, पीडीएम मैंने दिया, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सबको पता है कि यहाँ पे तुगयानी आनी है, क्योंकि प्री मॉनसून शुरू है। वहाँ होटल वालों को इजाजत कैसे दी, इंतजामिया ने आंखें बंद कैसे की हुई थी कि आप वहां जाने दे। पहला काम तो ये था। अच्छा, लेकिन अगर ये पहला वाकया होता तो चलें कुछ और थी। आपको याद होगा एक दफा अलीमा खान साहिबा चित्राल में थी, वहां उनके पास हेलीकॉप्टर चला गया और वो नौजवान जो 5 खड़े हुए थे वो दरिया में बह गए। ये जिस वाकये की इन्होंने केबल की निशानदेही की, क्या 12 साल में उस केबल की जगह पे कोई बेहतर काम नहीं हो सकता था? ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अपनी बराह रास्त जिम्मेदारी है। चलें और पीछे चलें, मरी में जो वाकया हुआ, कमिश्नर जिनको बहुत उठा के लेके चल रहे थे, गुलजार साहब जिनके लिए रिंग रोड में लेके आए थे, वहां मरी में इन्होंने नमक ही नहीं डलवाया, क्योंकि करोड़ों रुपए नमक खा जाने थे, लोग मर गए गैस से, बंद होके अमोनिया गैस या वो कौन सा नाम ले रहे थे जब कि एसी हीटर चलाए और लोग सो गए और मर गए उससे। ये भी पीटीआई के दौर में हुआ। मैं मवाजना सिर्फ इस बात से कर रहा हूँ कि किसने क्या वक्त करना, क्या सारा वक्त धरने, लोगों के ऊपर लान तान, सियासत की मुनाफकत करना, इंतजामिया ने आम आदमी को क्या बचाना नहीं होता। आमिर इलियास राना साहब, आप खैबर पख्तूनख्वा में की हुकूमत में तब्दीली की बातें भी हो रही हैं, पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, जेयूआई का वज़ीर आला आएगा, आपको भी लगता है कि ये मुमकिन है? मैं चूंकि कल ये खबर दी थी, लेकिन उससे पहले मेरे बारे में जाती तौर पे सेनेटर साहब ने 2 रिमार्क्स दिए हैं। पहले कहा इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी और फिर मुझे डिसऑनेस्ट कहा, फिर मुझे खुशामदी कहा। मैं अफसोस का इजहार कर सकता हूँ कि जब दलाइल ना हो तो जाती इल्जामात पे आ जाते हैं। सेनेटर साहब का ये बिहेवियर नहीं था। ये 12 साल की केपी गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं कर सके। कहते हैं कि मैं उस बात को नहीं करता, फलां नहीं करता, लेकिन इससे बड़ी मैं क्या लफ्ज कहूँ कि डिसऑनेस्टी ये खुद कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के 12 साल से मौजू पे आ जाएं सर, ये पर्सनल कमेंट्स ना करें, मौजू पे आ जाए, पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। अगर ना करते ना, ये ओवरऑल बात करते तो मुझे कोई मसला नहीं था। मुझे जवाब देना है। मुझे बताया मैंने क्या खुशामद कही है कि ये लोग नहीं मरे, क्या अलीमा खान साहिबा के लिए हेलीकॉप्टर नहीं गया था? ये आम मामूली, बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग भी हादसात में बहुत होते हैं। अल्लाह ताला सबकी मगफिरत करे, इन लोगों की फैमिलियों के कर्ब का अंदाजा करें। ये जो इमरान खान साहब ढूंढते थे हेलीकॉप्टर पे जाके नए सियाती मकामात, पुराने सियाती मकामात का बेड़ा गर्क कर दिया है। कौन सा नया सियाती मकाम ढूंढा है? वॉशरूम तो बना के नहीं दिए इन्होंने। मतलब दुनिया क्यों कमाती है? आपने फैसिलिटी बिल्कुल आमिर साहब, आपका जवाब आ गया सर। आपकी जो कल की खबर है उसके ऊपर आ जाते हैं। क्या पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है? क्या जेयूआई का वजीर आला आ रहा है? आमिर साहब देखें, मैंने जो कल खबर बराह रास्त दी थी कि मैंने अंदाजा था कि पीर मंगल को फैसला आएगा मखसूस नशिस्तों का, वो अब आ रहा है। ठीक है, तो मैंने ये कहा था कि इन मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद मुझे नजर आ रहा है कि जेयूआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और पीटीआई का एक धड़ा मिल के हुकूमत बनाएगा। या पहले इमरान खान साहब खुद कारनामा अंजाम देंगे कि वली अमीन से कहेंगे कि मुस्ताफी हो जाओ, या वो कहेंगे कि असेंबली तोड़ दो और ये काम हो जाएगा। ये तैयारी हुई है दोनों तरफ से। वो जो बजट के ऊपर कहानी है ना, वो उनको समझ आ चुकी हुई थी। ये लफ्जों की कहानी है भाई। बजट आईनी पोजीशन ये है कि सिर्फ आप ले कर दें और खत्म। आप पास तब करते हैं, फाइनेंस बिल होता है, अगर आपने कानून में रद्दोबदल फाइनेंस बिल में करना हो। अगर इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन अली अमीन गंडापुर मान रहे थे तो वो सिर्फ बजट पेश कर देते कि वही रहेगा जो इस साल है, यानी 30 जून तक का, अगले साल भी वही चलेगा। और अमेंडमेंट तो ये हर हुकूमत लेके आती है फाइनेंस बिल में, चाहे वो सूबे की हो चाहे मरकज की हो। जब जरूरत होता है ऑर्डिनेंस भी लेके आते हैं, कर लेते हैं। सेनेटर साहब, तहरीक अदम एतमाद आई, लोगों ने पार्टी तब्दील की, तहरीक कामयाब हो गई, आप कुछ नहीं कर पाए। फिर 26वीं तरमीम आई, पीटीआई के कुछ लोग साथ छोड़ गए, तरमीम मंजूर हो गई, पीटीआई कुछ नहीं कर पाई। माजी में चले जाएं तो पंजाब में हमजा शहबाज वजीर आला, पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, आप कुछ नहीं कर पाए। इस बार आप श्योर हैं कि वो चीज़ रिपीट नहीं होगी? देखिए, पहले सेक्शन में जब आपने इस जजमेंट के बारे में पूछा था तो इलियास राना साहब ने कहा था कि मेरे ख्याल में इनको पूरी तरह, आप सब लोगों को पूरी तरह पता है कि हो क्या आ रहा है।
सेनेटर साहब, आपके बजट के हवाले से पीटीआई में बहुत इख्तिलाफात बढ़ गए हैं। जुनैद अकबर, अलीमा खान, तैमूर झगड़ा, सलमान अकरम राजा जल्दबाजी में कह रहे हैं कि बजट पास नहीं होना चाहिए था। एक तो ये बताइएगा कि इतनी जल्दबाजी की ज़रूरत क्या थी? आपकी पार्टी में क्रैक्स बहुत वाजे हो गए हैं। और एक और सवाल ले लीजिएगा कि DGI ने कहा कि सियासतदान आपस में बातचीत करें, पीटीआई से बातचीत नहीं होगी। मुझे वाइंड अप करना है तो दोनों सवाल आपके सामने रखें। जी सेनेटर साहब। देखिए, आपने एक सवाल किया था, आई एम श्योर उसकी एक बेसिस होगी जिस पे आपने सवाल किया था, और मेरी नज़र में, मेरी इंटरप्रिटेशन में इलियास राणा साहब ने उसको ब्रश साइड कर दिया। वो आपने ये कहा था कि क्या बिलावल भुट्टो ऑपोजिशन लीडर होंगे? हाँ, बिलावल भुट्टो ऑपोजिशन लीडर बनेंगे। ये ग्रेटर प्लान है। मैं वजह बताता हूँ क्यों ग्रेटर प्लान है। ग्रेटर प्लान ये है कि जब ये सारी सीटें वो करेंगे तो इलियास राणा साहब कहते हैं फिर इलेक्शन में ये खड़े होंगे। 8 फरवरी के इलेक्शन है जिसमें 2/3 मेजॉरिटी थी, 170 सीटें थी, वो तो खा गए हैं। 40 सीटों को तो आप लोग वो बगैर डिकार के आपको वो हो जाएगा, उसके तो पता भी नहीं चलेगा, ये तो एक निवाला भी नहीं होगा। तो प्लान ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपल मेजॉरिटी देंगे ये PMLN को, गवर्नमेंट बनाएगी वो, बिलावल भुट्टो आ जाएगा एज ऑपोजिशन लीडर। ऑपोजिशन लीडर के पास जो इख्तियारात होंगे वो दे देंगे एक सर्वेंट को, और जो गवर्नमेंट के जो इख्तियारात होंगे वो आ जाएगा दूसरे सर्वेंट को। ये दोनों सर्वेंट मिलके और सेनेटर साहब, आप लोग आपस में क्या इसी तरह लड़ते रहेंगे? उन लोगों का तो उसके पास प्लान है अकॉर्डिंग टू यू, लेकिन आपके पास कोई प्लान नजर नहीं आ रहा। आप देखिए, अगर आप लोग पाकिस्तान की फिक्र करें और हमारी फिक्र ना करें तो ज्यादा बेहतर है। हम लोग पूरे सिस्टम से लड़ रहे हैं। ये सिस्टम हम चाहते हैं कि आप हमारी फिक्र भी करें और पाकिस्तान की फिक्र भी करें। सर, ये जो DGI ने कहा, उस पर शॉर्टली कमेंट कीजिएगा सेनेटर साहब। प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी टू द कोर है, प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी टू द कोर है। अभी जो उन्होंने क्लियरली कहा है कि सियासत में हमें मत घसीटें हमारा, तो क्या आप मज़ाहमत करेंगे या अपना स्टांस बदलेंगे? जस्ट वन लाइन। देखिए, इस तरह है, बिल्कुल जनरल साहब ने सही कहा है कि हम पॉलिटिशियंस को अपना काम करना चाहिए, अपने साथ बातचीत करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं अहमद और आमिर इलियास राणा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।